Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एग्रीकल्चर का जैसे चलता रहेगा एमसीक्यू वो चलता रहेगा, एसआर कांटवा का चलता रहेगा और नया नया एमसीक्यू भी आता ही रहेगा। पर एनवायरमेंटल साइंस ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि हर किसी फील्ड में रिलेटेड है और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे आश्रसन रीजन का क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर होता है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर जो बायोस्फीयर होता है। इट में भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट में भी है फ्लोरा फौना। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे बायोस्फीयर का स्प्रेडिंग कितने स्पीयर में मतलब होता है, उसका सर्कमफेरेंस कितना है, सब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। पर यहाँ पे सवाल देख लीजिए अच्छे से। बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूएंट एन एक्सीलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यस, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एक्सीलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मैं भी मानता हूँ। व्हिच इज सस्टेनेबल, देखिए सस्टेनेबल बोल दिया, सस्टेनेबल है क्या, थोड़ा सा डाउट में है। एंड कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स। देखिए, बायोस्फीयर ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं करता, हम देखेंगे कैसे नहीं करता, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ओके, रीजन, द साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर इज लिमिटेड। यस, साइज एंड प्रोडक्टिविटी लिमिटेड है, मतलब बायोस्फीयर बहुत ही जगह पे स्प्रेड किया हुआ है, वो तो हम मानते हैं, पर एक लिमिटेशन है उसका, इतना साइज होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, बहुत ही मतलब स्प्रेडिंग में फैला हुआ है बायोस्फीयर, बट एक लिमिटेड एरिया पे, लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। देखिए, बायोस्फीयर के लिए मतलब कोई भी फ्लोरा फौना सर्वाइव करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशन भी जरूरी है। तो फिर ये सारे चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक बायोस्फीयर को ग्रो करने के लिए, बायोस्फीयर को जिंदा रहने के लिए। सो ये तो आप याद रखेंगे। सो देखिए, कोर्स क्या दिया गया है, बोथ ए एंड आर ट्रू। नहीं, ए तो ट्रू नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं करता। सो ये दोनों तो नहीं होगा, एलिमिनेशन हो गया। तो फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये सेकेंड वाला ऑप्शन इज ट्रू। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। देखिए, इस पिक्चर से आपके सारे के सारे मेमोरी में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इसको आप बोल सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। दिया गया है, देखिए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये तीनों में कुछ कुछ पार्ट अगर लेके हमारे इकोस्फीयर बना है। ओके, सो एटमॉस्फेयर में भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर में तो है, लिथोस्फीयर में भी आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, एंड इकोस्फीयर का मतलब ही है यहाँ पे इकोलॉजी डेवलप होता है। तो यहाँ पे तो मस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से लिया गया है। सो ये सारे के सारे चीज आता है बायोस्फीयर के अंडर। सो इससे आप पता लगा सकते हैं बायोस्फीयर कितना फैला हुआ है, पर एक लिमिटेड रेंज में फैला हुआ है। ओके, और इसका सस्टेनेबिलिटी किसी को भी नहीं पता। ओके, ये आप याद रखेंगे, इसका सस्टेनेबिलिटी किसी को भी पता नहीं। उसके बाद एक और सवाल देखेंगे यहाँ पे। देखिए, आप सब लोग तो जानते होंगे कि अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेशन की वजह से हमारे विंड फ्लो होता है। यहाँ पे जो दिया गया है एमपी होना है, ये है विंड फ्लो का यूनिट के मिलीबार आप बोल सकते हैं। तो ऐसे यूनिट क्या है, इसका मतलब 1 मिलीबार इक्वल टू 100 पास्कल। ये प्रेशर का यूनिट है। जो विंड फ्लो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो 1 मिलीबार इक्वल टू, याद रखेंगे ये चीज, 1 मिलीबार इक्वल टू 100 पास्कल। ओके, देन देखिए, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कीजिए। ये वेस्ट साइड होता है, ये ईस्ट साइड है। अर्थ रोटेशन ऐसे करता है, जब अर्थ ऐसे रोटेशन करेगा तो इस साइड पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब आप बोल सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे, एंड साउथ डायरेक्शन पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही अर्थ घूमेगा, ओके, जैसे ही अर्थ घूमेगा तो विंड का ये एक प्रॉपर्टीज है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करता है। तो विंड ऐसे
फ्लो होता है। ओके, अगर अर्थ रोटेशन ऐसे होता है, अगर अर्थ रोटेशन ऐसे होता है, विंड फ्लो ऐसे होगा। बट एक्चुअली विंड फ्लो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे है, एक कोरियोलिस इफेक्ट आता है। ओके, कोरियोलिस इफेक्ट आता है, तो ये क्या है, कैसे है, वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो एक आप जान लीजिए, इसके ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, इस वाले डायरेक्शन पे कोरियोलिस इफेक्ट आता है। तो एक प्रेशर का फोर्स इधर और दूसरा वाला इधर, सो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे होगा। तो जो रिजल्टेंट विंड स्पीड हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऐसा होता है। एक्चुअली थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए ऐसा, पर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, जो रिजल्टेंट विंड स्पीड होता है वो ऐसे होता है। ओके ओके, देखिए ये बहुत ही अच्छा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जियोस्ट्रोपिक विंड। ओके, अच्छे से पढ़िए। जियोस्ट्रोपिक विंड हम जो ऑब्जर्व्ड विंड बोलते हैं ना, यही होता है जियोस्ट्रोपिक विंड। ऑब्जर्व्ड विंड आप बोल सकते हैं आसान सी लैंग्वेज पे। अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस बैलेंसेस, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा होता है और ये बैलेंस होता है कोरियोलिस इफेक्ट के थ्रू, और जो ऑब्जर्व्ड या फिर जियोस्ट्रोपिक विंड होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो ऐसा होता है एक्चुअल चीज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरियोलिस फोर्स। मैं पहले भी पिछले वाले प्रीवियस स्लाइड में मैं डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है, दो बडी अगर घिसते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप चल पा रहे हैं, क्योंकि आपके पैरों और वो नीचे जो फ्लोर है उसके बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, इसीलिए तो ऐसा चप्पल आप पहनते हैं जिसमें कांटे कांटे होता है, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। ब्रेक हम जो यूज करते हैं साइकिल में, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के आधार पे काम करता है। ओके, उसके बाद देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता ही रहेगा। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ होता है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करता है तो वो वैसा ही स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप ना दे। जो एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर स्ट्रेट पाथ को डाइवर्ट करना है, उसे सर्कुलर बनाना है या फिर ऐसे मूव करना है, तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स देना पड़ेगा। तो वही होता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ही होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे फ्रिक्शनल का मैंने बताया था साइकिल ब्रेक, वैसे सेंट्रीपेटल फोर्स का बहुत सारे एग्जांपल है। एक बॉल को आप थ्रेड लगाकर अगर सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे ना, बहुत सारा सेंट्रीपेटल फोर्स है। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, जो मून घूमता है ना अर्थ के चारों तरफ, तो वही सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो ऐसे होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो जाए होगा, डिटेल में सब कुछ। देखिए उसके बाद स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी बोल रहा है। देखिए ये बात तो आप समझ लीजिए, जो मेट्रोलॉजी का एनालिसिस हम जो करते हैं वो डिफरेंट लेवल पे करते हैं। माइक्रो लेवल पे डिफरेंट होता है, जैसे कि माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं आज का क्लाइमेट कितना है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ओके कितना प्रेसिपिटेशन है, ये सारे देखते हैं। थोड़ा सा अगर मैक्रो लेवल पे चलेंगे हम ना, तो हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, ओके टोटल वेदर कंडीशन कैसा है, ओके वेदर कंडीशन कैसा है, ऐसे हम देखते हैं। वेदर एक लोकल एरिया का, क्लाइमेट एक होल टोटल ईयर में एक जगह का हम डिसाइड करते हैं। सो ओके, सो ये तो अलग बात है, पर मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट लेवल पे। सो यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट से बोल रहा है, स्टार्ट कीजिए। लिस्ट से होगा माइक्रो, उसके बाद मेजो, उसके बाद मैक्रो। डोंट वरी, हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में दिया गया है माइक्रो स्केल, जो कि अबाउट 1 किलोमीटर में जो होता है, जैसे कि छोटे छोटे थंडरस्टॉर्म हो गया, स्मॉल क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ये सारे आते हैं माइक्रो स्केल मेट्रोलॉजी पे। मेजो स्केल थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अंडर 5 किलोमीटर की रेंज में जो आता है। ओके, कुछ स्ट्रॉम, क्यूमुलस, सेरो क्यूमुलस, ये सारे जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो मेजो स्केल एरिया में फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको स्टडी करना भी जरूरी है। उसके बाद सिनोप्टिक,
सिनोप्टिक मतलब होल टोटल, आप बोल सकते हैं मैक्रो भी बोल सकते हैं। ओके, 1000 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक्चुअली आजकल की टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइक्लोन, बायोक्लिनिक्स, ओके, फ्रंटल जोन, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये सारे आते हैं सिनोप्टिक स्केल मेट्रोलॉजी पे। याद रखेंगे तीनों के तीनों। ओके, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं। Now the question comes from ecology, ecological environment. When the full potential of physical, chemical and biological factors, देखिए पहले तो देख लीजिए, if there is no competition, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कंपटीशन नहीं होगा, तो कंपटीशन नहीं होगा इसका मतलब ही है, कंपटीशन नहीं होगा मतलब कोई भी स्पेसीज अगर कंपटीशन नहीं होता है तो वो उसकी फुल पोटेंशियल में ग्रो करता है, फुल पोटेंशियल में लाइफ जीता है, जैसे कि उसका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स को फुल्ली तरह एंजॉय करता है। ओके, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। पर एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे बहुत ही कम स्पेसीज, लिमिटेड आप बोल सकते हैं, वेरी लिमिटेड स्पेसीज ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, कंपटीशन नहीं होता है और वो फुली पोटेंशियल में ग्रो करते हैं, उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एंजॉय करते हैं। ओके, सो उस तरह के नीच को हम बोलते हैं फंडामेंटल नीच, याद रखेंगे। ओके, अगर कंपटीशन नहीं होता है, डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। और इकोलॉजिकल नीच क्या है, रियलाइज्ड नीच क्या है। देखिए रियलाइज्ड नीच ऐसा है जहां पे कंपटीशन टॉप लेवल पे है। ओके, कंपटीशन है पर वो स्टिल ग्रो कर रहा है, स्टिल वो सरवाइव कर रहा है कोई भी स्पेसीज, तो वो होता है रियलाइज्ड नीच। ओके, तो आंसर होगा यहाँ पे फंडामेंटल नीच, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। उसके बाद देख लीजिए अपर मोस्ट जोन ऑफ एटमोस्फियर। देखिए एटमोस्फियर के अपर मोस्ट जोन बोल रहा है, तो आंसर थर्मोस्फियर होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है। पर थर्मोस्फियर के बाद क्या होता है, एक्सोस्फियर, जो कि एटमोस्फियर का पार्ट नहीं है, वो स्पेस चला जाएगा। ओके, स्पेस। पर ये थर्मोस्फियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। थर्मोस्फियर में आपको मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्यों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम थर्मोस्फियर में रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, क्योंकि अर्थ के ऊपर वो ऑब्जर्व करता है ना, या अर्थ कैसे घूमता है, अर्थ में क्या क्या हलचल हो रही है, सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें देता है। तो इसीलिए इसको थर्मोस्फियर में प्लेस करते हैं, ताकि अर्थ ये डिजिटल इंफॉर्मेशन अर्थ के साथ ही साथ ऑर्बिट में ये घूम सकेगा। ओके, सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फियर में है, और थर्मोस्फियर एंड होता है एटमोस्फियर ऑफ अर्थ का, एटमोस्फियर का एंड पोजीशन। उसके बाद एक्सोस्फियर, जहां पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए कोई भी स्पेसीज अगर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस को यूज करता है, ओके, ताकि उसका ग्रोथ कर सके, वो इवोल्यूशनरी अडॉप्शन कर सकते, कुछ ऐसे चीज अडॉप्ट कर सके, ओके, वो अपने रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करके अपना खुद का ग्रो कर सके, ओके, खुद को उसी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं, वही होता है इकोलॉजिकल नीच। और इकोलॉजिकल नीच एक पर्टिकुलर स्पेसिस का होता है, याद रखेंगे, पर्टिकुलर स्पेसिस का। तो क्या क्या एक्चुअली होता है, अगर आप डिटेल में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल नीच एक स्पेसिस का अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो स्पेसिस का रेंज ऑफ टॉलरेंस कितना है, फिजिकल एक्सट्रीमिटीज के मतलब हीट के प्रति उसका टॉलरेंस कितना है, सैलिनिटी के प्रति, पीएच के प्रति, ओके। सो ये सारे आते हैं इकोलॉजिकल नीच का। और ए स्पेसिस, पर्टिकुलर स्पेसिस का हम डिस्कस कर रहे हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेस, वो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस वहां पे अवेलेबल है, वो उसे कैसे यूज करता है, फूड का कैसे यूज करता है, स्पेस का कैसे यूज करता है, ओके। फिजिकल यूज ऑफ हैबिटेट, सर्कैडियन रिदम, ओके, वो
एक प्रोसीजर फॉलो करता है कि नहीं, एक टिपिकल सर्कल फॉलो करता है कि नहीं उसका टाइम पीरियड। ओके, इंटरेक्शन विद अदर स्पेसीज के साथ इंटरेक्शन उसका कैसे है, कमेंसलिज्म या कंपटीशन कुछ भी, पर कैसा है इंटरेक्शन, उसे भी हम इकोलॉजिकल नीच में काउंट करते हैं। ओके, everything a species is and does determine its ecological niche, okay, which can be considered its ecological position. Ecological niche actually ecological position होता है as compared to other system, okay. So ये होता है difference between fundamental niche and realized niche। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या actually difference है। ये एक species लिया गया है, okay। ये जो species है ये बहुत deep water में और शैलो इंटरटाइडल जोन में, जो टाइडल एरिया है ना, जहां पे वो ऐसे ओके, सी सोर्स में ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जी सकता है बहुत डीप वाटर में, शैलो वाटर में। इसका मतलब क्या है, कंपटीशन बहुत ही कम है, कंपटीशन ना के बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल नीच, क्योंकि ये ऊपर भी रह सकता है, टॉलरेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, नीचे भी रह सकता है। सो कंपटीशन ये किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं। हाँ, यहाँ पे एक और है, ओके, वही स्पेसीज का मतलब वही जीनस का एक डिफरेंट स्पेसीज है। तो ये क्या होता है, ये ओनली हायर एंड ड्रायर जोन, क्योंकि जो नीचे जोन में, जो डीप जोन में क्या होता है, कंपटीशन होता है, इसीलिए उसको हायर जोन में रहना पड़ता है। सो ये होता है रियलाइज्ड नीच, वही होता है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रियलाइज्ड। एक डिफरेंस मेरी तरफ से याद रख लीजिए, फंडामेंटल नीच में कंपटीशन नहीं होता है, रियलाइज्ड नीच में कंपटीशन होता है। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, देखिए अभी कम्युनिटी इकोलॉजी में थोड़ा घुस जाते हैं, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूं कि आपको जहां पे भी नॉलेज मिलता है डिटेल नॉलेज मिले। ओके, सो वही जो नीच हमने पढ़ा ना, रिलेटिव, फंडामेंटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें एक पोर्शन होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, जो स्पेसीज इंटरेक्शन में आता है। तो फिर क्या होता है ये कम्युनिटी इकोलॉजी, देख, एक पर्टिकुलर एरिया में जो जो स्पेसीज रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो सारे के सारे स्पेसीज का, जैसे कि मैंने बोला, पर्टिकुलर स्पेसीज का पर्टिकुलर नीच होता है। कभी कभी क्या होता है ना, उसका नीच इसका नीच ओवरलैप हो सकता है और इस दोनों के बीच इंटरेक्ट हो सकता है, तो उसे बोलेंगे हम नीच इंटरेक्शन, नीच ओवरलैप। ओके, सो यहाँ पे कुछ सिंबल है, इसको याद रख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस मीन्स बेनिफिट, ओके, बेनिफिट होता है इंटरेक्शन से। माइनस मीन्स हार्मफुल होता है इंटरेक्शन से, और जीरो मीन्स कुछ नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओके, सिंपल। सो जैसे कि मैंने बोला है, कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। सो कम्युनिटी में दो पॉपुलेशन आएंगे, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। म्यूचुअलिज्म जो कि ऑब्लिगेट होता है, ओके, मतलब कंपलसरी आप बोल सकते हैं। पॉपुलेशन ए को भी फायदा होता है, पॉपुलेशन बी को भी फायदा होता है, पर प्रोटो कॉर्पोरेशन में बोथ पॉपुलेशन को फायदा होता है, पर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब पार्शियली आप बोल सकते हैं, पार्शियली फायदा होता है बोथ को। कंपटीशन तो पता ही है, कंपटीशन होगा तो सबकी हार्मफुल होगा, इसका भी होगा, स्पेसीज मतलब 1 का, स्पेसीज 2 का, बोथ पॉपुलेशन का हार्म होगा। न्यूट्रलिज्म 0-0, किसी का भी पॉजिटिव नहीं, किसी का भी नेगेटिव नहीं। प्रीडेशन एक को खा जाता है, टाइगर जैसे डियर को खा गया, प्रीडेट कर दिया, तो फिर एक का पॉजिटिव होगा, इसका पेट भर गया टाइगर का, पर यहाँ पे एक मर गया ना डियर, इससे प्रीडेशन बोलते हैं। और पैरासिटिज्म को होस्ट चाहिए, तो होस्ट अगर पॉपुलेशन बी होस्ट होता है तो वो नेगेटिव होगा, और जो ग्रो कर रहा है होस्ट के अंदर वो पॉजिटिव होगा। पैरासिटिज्म सेम थिंग। कमेंसलिज्म ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा था, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है पर दूसरे का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये आप याद रखेंगे। पैरासिटिज्म के साथ इसको पूछा जाता है डिफरेंस। ओके, पैरासिटिज्म में वही एक का फायदा होता है पर दूसरे का हार्म होता है, पर यहाँ पे एक का फायदा होता है दूसरे का हार्म नहीं होता। अमेसियाजन में एक का हार्म होता है पर दूसरे का फायदा भी नहीं होता, हार्म नहीं होता, तो अमेसियाजन को भी याद रखेंगे ये। तो अभी स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, देखिए एक इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज आपको मिलेगा, तो वही होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जो इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए दो ही
पैरामीटर हम लेते हैं, एक स्पीसीज रिचनेस। सिंपली स्पीसीज रिचनेस मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कितना डिफरेंट स्पीसीज कितना है, ओके। और रिलेटिव अबंडेंस एक और पैरामीटर जिसमें प्रोपोर्शन कितना, एक स्पीसीज का प्रोपोर्शन कितना है। मतलब आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ, ये दो सिचुएशन लिया गया है, इस दोनों में आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। यहाँ पे ए वाला स्पीसीज है, बी वाला स्पीसीज है, सी वाला स्पीसीज है, डी वाला भी स्पीसीज है। यहाँ पे भी ए वाला स्पीसीज है, बी वाला स्पीसीज है, सी वाला स्पीसीज है, डी वाला स्पीसीज है। तो इस दोनों का स्पीसीज रिचनेस ओके सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, डाइवर्सिटी जो है वो सेम है, तो स्पीसीज रिचनेस इन दोनों का सेम है। एबीसीडी है, यहाँ पे भी एबीसीडी है, पर रिलेटिव अबंडेंस यहाँ पे ज्यादा है ए का, ये याद रखेंगे। ए का 80% है रिलेटिव अबंडेंस। सो यही होता है डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड रिलेटिव अबंडेंस, ओके। देखिए जो स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। कैसे? मतलब यहाँ पे हम देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के साथ जो स्पीसीज का रेजिस्टेंस है कैसे रिलेटेड है। कम्युनिटीज विद हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसका जो भी कम्युनिटी का हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, वो मोर रेजिस्टेंस होता है जो एनवायरमेंट। जिसका लेस डाइवर्सिटी होता है वो ससेप्टेबल हो जाता है, ओके। डाइवर्स स्पीसीज ऑफ डाइवर्स इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली डाइवर्स स्पीसीज है तो डाइवर्स इकोलॉजिकल स्टेज है। रेसिडेंट स्पीसीज यूज ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए जो कि रेसिडेंट स्पीसीज, जो नेटिव स्पीसीज है, वो क्या करते हैं, जो अवेलेबल कम रिसोर्सेज हैं वो उसको ही यूज करके ग्रेटर डाइवर्सिटी फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फ्यूअर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर इनकमिंग इन्वेसिव, अगर कोई इन्वेसिव या फिर एक्सोटिक स्पीसीज आता है ना, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्द ग्रो करता है, वो बहुत जल्द रिसोर्सेज को अपटेक करता है। पर रेसिडेंट स्पीसीज क्या करता है, कम रिसोर्स में भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी कर देता है, ओके। This is especially true of exotic with specific ecological needs. Greater diversity of potential predator and pathogens also may protected in the community. देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर डाइवर्सिटी होता है तो वही क्रॉप या फिर वही प्लांट रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसके साथ ही साथ जो प्रीडेटर, जो पैथोजेंस, वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कम्युनिटीज में, ओके।